दोस्तों, कल्पना से जुड़े लेखक टाइम ट्रेवल के बारे में लिखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनको पढ़ने वाले लोगों का ये सपना होता है कि वो भी एक दिन समय यात्रा करें। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी समय यात्रा करी ही नहीं, लेकिन उनको एक समय में फंसने के लिए मजबूर किया गया और उस समय में उनको कई महीने नहीं बल्कि कई सालों तक रहना पड़ा। इसी बीच वो पूरी दुनिया से कट गए। पूरी दुनिया आगे बढ़ती गई सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़कर जो समय में फंसे हुए थे। इसी वजह से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा रोचक बन जाती है। मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि आप खुद देखिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। हिरू ओनाडा, जापानीज शख्स हिरू ओनाडा का जन्म 19 मार्च 1922 को हुआ था और सिर्फ 20 साल की उम्र में यानी कि 1942 में उन्होंने जापान की सेना में कदम रखा। उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया, यहाँ तक कि वो नकानो स्कूल में भी गए। ये स्कूल एक ट्रेनिंग सेंटर था जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ट्रेंड किया जाता था। इसी जगह पर उन्होंने बहुत से नए नए काम सीखे जिससे वो सेना के एक अहम हिस्सा बन चुके थे। और 26 दिसंबर 1944 को उनको और उनके ग्रुप को लियोबैंग आइलैंड पर भेजा गया, जो कि फिलीपींस में था। और उनको ये आदेश था कि वो वहां रहें और कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उनको दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालने थे, बेशक उनको मार ही क्यों ना दिया जाए। जब 26 फरवरी 1945 के दिन ये ग्रुप इस आइलैंड पर पहुंचा, वहां पर पहले से ही मौजूद एक मेजर से उनको मिलवाया गया और उन्होंने भी वही सब कहा कि कुछ भी हो जाए दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालने। और साथ में ये भी कहा कि इस पूरे ग्रुप को शायद 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल से भी ज्यादा का समय यहाँ बिताना पड़ सकता है। ये कहकर वो मेजर वहां से वापस जापान चला गया और इस पूरे ग्रुप को मेजर के वापस आने का इंतजार करना था। और उस आइलैंड पर पूरा ग्रुप 3 सालों तक किसी तरह जिंदा रहा। इसके बाद उन्होंने एक सुबह आइलैंड पर कुछ पर्चे देखे जिसमें लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया में युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन इस पूरे ग्रुप को इसकी कोई खबर नहीं थी। उनको लगा कि ये पर्चे दुश्मन ने सिर्फ अफवाह उड़ाने के लिए फेंके हैं। इस वजह से उस ग्रुप ने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया, विश्व युद्ध शुरू होकर खत्म भी हो गया, लेकिन कोई भी इंसान हिरू और उसके ग्रुप को यह समझाने में सफल नहीं हुआ कि दुनिया में युद्ध चल रहा है। वो अभी भी फिलीपींस के गांव से चावल और राशन चुरा कर ला रहे थे। समय अभी भी बीतता जा रहा था। वो सारे लोग शुरू से ही वहां के भयानक वातावरण, जहरीले मच्छरों से परेशान थे, लेकिन मन में एक निश्चय लेकर घूम रहे थे कि उनके पास उनकी सेना का कोई ना कोई सदस्य जरूर आएगा जो उनको वापस लेकर जाएगा। वो अपने कपड़ों और हथियारों को निरंतर रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनका मन पक्का था कि वो सरेंडर करने का सोच भी नहीं रहे थे। युद्ध अभी भी चल रहा था। उनके ऊपर अमेरिकी और फिलीपींस की सेना ने कई बार हमले किए, लेकिन हर बार वो हमलों से बचते गए। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, ये हम सबको पता है। इसलिए इसके बाद हिरू ओनाडा अकेले उस आइलैंड पर बचे हुए थे। अब हिरू को यह लगने लगा था कि पूरी दुनिया में कुछ तो हो रहा है, लेकिन उनको किसी भी चीज की कोई खबर नहीं थी। इसके बाद उस आइलैंड पर जापान की सेना का ही लियो सुजुकी नामक व्यक्ति आया, जिसने हिरू को देखा और उसे बताया कि उसको तो बहुत पहले ही जापान में मृत घोषित किया जा चुका है। इसके बाद लियो और सुजुकी दोनों दोस्त बन गए, पर इतना होने के बाद भी हिरू वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि तुम तो मुझसे भी छोटी पोस्ट पर हो, मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं कर सकता। जब तक कोई मेरा सीनियर आकर मुझे ये बात नहीं बोलेगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुजुकी ने हिरू की कुछ फोटोज क्लिक करी और वापस जापान चला आया। इसके बाद जापान में ये खबर आग की तरह फैल गई और फिर पता चला कि जिस मेजर ने उनको वहां भेजा था उसकी मौत तो युद्ध में ही हो चुकी थी। फिर वहां मौजूदा तैनात मेजर को पूरे सबूतों के साथ उस आइलैंड पर भेजा गया। उसकी बातें सुनकर हिरू रोने लग गया, जिसके बाद उसे टोक्यो लाया गया, जहां उसे नेशनल हीरो के तौर पर सम्मानित किया गया। उसको वहां अपने बूढ़े हो चुके माता पिता भी मिले। लाखों लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। बस आप जरा सोचकर देखिए, हिरू अपने देश की सेवा के लिए इतने ज्यादा समर्पित थे कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी और जिंदगी के 29 साल सिर्फ एक जंगल में बिता दिए। उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। ओनाडा की मौत 16 जनवरी 2014 के दिन जापान में ही हुई। इस समय वो 91 साल के थे, लेकिन उनकी कहानी आज भी देशभक्ति के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर दी जाती है। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सर्गेई क्रिकलेव। हमारा पिछला किरदार तो एक जंगल में फंसकर अपनी जिंदगी के 29 साल निकाल गया, लेकिन सर्गेई क्रिकलेव नामक इस आदमी के केस में कुछ उल्टा ही हुआ। उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। असल में उनको अंतरिक्ष में भेजकर लोग भूल गए थे। बेशक हम इसे भूलना तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी उनकी कहानी ऐसी है जिससे मुझे उनको वीडियो में शामिल करना पड़ा।
अपने करियर के दौरान वो कुल 6 बार अंतरिक्ष में गए, जिसमें उन्होंने कुल 803 दिन 9 घंटे 39 मिनट और 9 सेकंड का समय अंतरिक्ष में बिताया। उन्होंने कुल 8 बार स्पेस वॉक्स करी, जिसमें कुल 41 घंटे 26 मिनट का समय लगा। उनकी कहानी तब शुरू हुई जब सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर सही से काम कर रहा था, और इसी यूएसएसआर की वजह से मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। बात उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की है, जब उनको 18 मई 1991 के दिन सोवियत यूनियन की एक टेरिटरी से अंतरिक्ष में भेजा गया। उस समय ही ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि जिस देश से वो उड़े थे वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी यूएसएसआर उसे बचाने की जिद में था। उनको सोयूज की शटल में एज ए फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर भेजा गया। उनके साथ 2 लोग और भी थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। स्पेस में भी इन लोगों का सारा काम निपट चुका था। उन्होंने सारे मिशंस पूरे कर लिए। अब बारी थी वापस घर जाने की, लेकिन जो धरती पर चल रहा था उसने अंतरिक्ष में भी चिंता बढ़ा दी। सोवियत यूनियन टूट रहा था और जिस स्पेस पोर्ट से उनको भेजा गया था वो कजाकिस्तान में था। इसलिए कजाकिस्तान सरकार ने उनको वापस लाने के लिए 2 लोगों को एक अलग शटल में भेजा। जो नए लोग ऊपर आए थे वो बस सोयूज जहाज में पुराने वाले लोगों की जगह लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने आते ही ये बोल दिया था कि वो ज्यादा समय स्पेस में नहीं बिताएंगे। लेकिन क्रिकलेव ने दूसरे जहाज में वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो नया जहाज ऊपर आया था वो किसी और ही देश में उनको लैंड करवाने वाला था। अब कजाकिस्तान यूएसएसआर से अलग हो चुका था, लेकिन यूएसएसआर के लोग उस स्पेसपोर्ट को साझा इस्तेमाल करने पर अड़े हुए थे ताकि ऊपर फंसे लोगों को नीचे लाया जा सके। लेकिन कजाकिस्तान इस बात पर सहमत नहीं हुआ। जो 2 लोग पहले उनके साथ आए थे वो दोनों लोग तो नए लोगों के जहाज में बैठकर धरती पर उतर गए। अब यहाँ क्रिकलेव के लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि जिस देश से वो पहले उड़कर ऊपर आए थे वो देश तो अब दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है और अब उस जगह पर कजाकिस्तान का कब्जा है और कजाकिस्तान उन्हें वहां उतरने ही नहीं दे सकता। हालात खराब हो चुके थे, यहाँ तक कि अब उन तक पूरा खाना भी नहीं पहुंच रहा था। नींबू और शहद जैसी चीज भी उनके पास नहीं बची थी। इससे पहले उन तक ये सारा सामान फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स द्वारा भेजा जाता था, लेकिन जैसे ही ये यूनियन टूटा उन्होंने सामान भेजना बंद कर दिया। बेशक कुछ भी हुआ हो, क्रिकलेव को 311 दिन 20 घंटे और 34 मिनट तक अंतरिक्ष में बिना मतलब के रहना पड़ा। उनको नीचे लाने के बाद हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन से सम्मानित किया गया। बेशक वो धरती पर आ गए, लेकिन जल्दी ही रशिया द्वारा फिर से उनको अंतरिक्ष में भेजा गया। उन्होंने पहले अमेरिका और रशिया के साझे मिशन में हिस्सा लिया और इसी शख्स को सोवियत के समय का सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। दोस्तों, आपको इन दोनों में से सबसे दुख भरी कहानी किसकी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।